गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय शंकर मालव आज बीएससी सेकंड ईयर के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास लेके आया हूँ। उसमें हम बीएससी सेकंड ईयर के जो तीनों ही पेपर्स हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और आपको पता है कि बीएससी जो सेकंड ईयर है उसमें 3 पेपर हैं। पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, फिर एक पार्टिकुलर यूनिट लेंगे पेपर फर्स्ट की और उसके डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट पहले सिलेबस के बारे में बता दूँ मैं आपको। सिलेबस में आपके 3 पेपर हैं। एक तो पेपर फर्स्ट जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स, वह भी किनमें जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म की किसकी स्टडी करनी है हमें? विविधता। जिम्नोस्पर्म में विविधता और सिस्टेमेटिक्स मतलब वर्गीकी, उनको एक सीक्वेंशियल मैनर में जमाना है। एक तो समस्त जिम्नोस्पर्म जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं उनकी डाइवर्सिटी कि प्रत्येक जिम्नोस्पर्म दूसरे जिम्नोस्पर्म से किस प्रकार भिन्न है, मतलब उनकी विविधता का अध्ययन करना है। एक उनकी वर्गीकी मतलब उनका क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना है। और इनमें करना है वह सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि आपको पता है जो सीड प्लांट्स होते हैं वह 2 होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में भी भ्रूण व सीड का निर्माण होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है, परंतु जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं बनते? फल नहीं बनते। इसी कारण जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? अनावर्त बीजी पादप कहा जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। तो जो डाइवर्सिटी एंड जो सिस्टेमेटिक्स की जो स्टडी करेंगे बीजीय पादपों में, वह हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत करेंगे। किसमें? पेपर फर्स्ट में। और पेपर सेकंड में भी विविधता और उनकी वर्गीकी का अध्ययन करना है। किसमें करना है? वह एंजियोस्पर्म के अंतर्गत करना है। तो मतलब फल युक्त पादप और फल रहित पादप दोनों की विविधता का वर्गीकी का अध्ययन करना है। इसलिए अगर हम पेपर थर्ड को देखें, पेपर थर्ड में क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, डेवलपमेंट का मतलब विकास एंड रिप्रोडक्शन का मतलब जनन। तो स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, मतलब फ्लोरिंग प्लांट का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म पादप या फल युक्त पादप या पुष्प युक्त पादप, उनमें क्या करना है हमें? उनकी संरचना की स्टडी करना है। पूरी जो प्लांट बॉडी है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा रही है, जैसे लीफ, उनका स्टेम, उनकी जड़ें, उनकी ब्रांचेज, उनमें कौन कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं, उनका स्टडी करना है। एक डेवलपमेंट मतलब जो एक जाइगोट होता है, उस जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी का विकास किस प्रकार होता है, तो उस विकास का भी अध्ययन करना है। भाई जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी किस प्रकार बनती है। और जो फ्लोरिंग या एंजियोस्पर्म पादप है उनमें रिप्रोडक्शन जनन का भी अध्ययन करना है। और जनन के फलस्वरूप क्या क्या संरचनाएं बनती है उनकी स्टडी भी हम पेपर थर्ड के अंदर ही करेंगे। तो हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है बीएससी सेकंड ईयर का, उसमें किसका ओवरऑल स्टडी करना है हमें? सीड प्लांट्स का या स्पर्मेटोफाइट्स का। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है बीज युक्त पादप। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म वो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म समूह के जो पादप होते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है। और स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है बीज वाले पादप। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की डिटेल स्टडी करना है हमें तीनों ही पेपरों के अंतर्गत। तो आज का जो हम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वह है पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। अब जो ये पेपर फर्स्ट है इसकी भी हम एक पर्टिकुलर यूनिट लेंगे और वह यूनिट है यूनिट 4।
कौन सी यूनिट 4। जैसे मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बता देता हूँ आपको। जो जिम्नोस्पर्म पादप है वह सीड प्लांट्स हैं, और जो जिम्नोस्पर्म अधिकतर कौन सी आवासों में पाए जाते हैं, मरुद्वीप आवासों में पाए जाते हैं। क्योंकि अधिकतर जो जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेंगे वो मरुद्वीप आवासों में, या जहाँ पर पानी की कमी होती है उन आवासों में देखने को मिलेंगे। हमें जिम्नोस्पर्म के पेपर में एक तो 6 मेंबर्स की स्टडी करनी है। एक तो साइकस, एक पाइनस, एक टेट्रा, एक टेक्सास, एक डिंगो और एक नीटा। जो ये 6 जिम्नोस्पर्म पादप हैं इनमें हमें विविधता को देखना है। एक तो जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर का स्टडी करेंगे, फिर इन 6 ही पादपों को लेंगे, साइकस, पाइनस, टेट्रा, टेक्सास, डिंगो और नीटा। और कुछ हम जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म का भी स्टडी करेंगे। जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म इनके भी हमें स्टडी करनी है। जैसे साइकेडियो, आइडिया, विलियमसोनिया, ऐसे कुछ जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म अपने सिलेबस में हैं, इनके भी स्टडी करेंगे। और थोड़ा बहुत पैलियोबोटनी के बारे में भी हम इस पेपर प्रश्न के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर जो यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 के अंतर्गत हम इन तीनों ही मेंबरों को पढ़ेंगे। एक तो साइकस, एक पाइनस और एक टेट्रा। और जो यूनिट 5 होगी उसके अंदर ये अगले 3 मेंबर है, एक तो टेक्सास, एक डिंगो और एक नीटा। इन 6 मेंबरों को हम यूनिट 4 और यूनिट 5 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। और जो यूनिट 1 होगी उसमें जिम्नोस्पर्म के सामान्य कैरेक्टर्स रहेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस है, ये किस प्रकार भिन्न है, वो यूनिट 1 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। यूनिट 2 के अंतर्गत ये देखेंगे कि बीजीय पादपों की उत्पत्ति या उनका विकास किस प्रकार हुआ होगा। और जो यूनिट 3 है उसमें थोड़े बहुत जीवाश्म हैं जो जिम्नोस्पर्म है उनके बारे में स्टडी करेंगे। परंतु जैसे हम यूनिट 4 और यूनिट 5 को पढ़ेंगे, हमारा लगभग 60 से 70% जो पेपर है इन 6 ही मेंबरों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। केवल 30 से 40% जो पेपर बचेगा हमारा वह तीनों यूनिट के अंतर्गत बचेगा। तो ये जो अधिकांश मैटर है वह इन 6 मेंबरों के अंदर आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स भी इन मेंबरों से निकाल के हम अलग कर लेंगे। इनका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन भी हमें याद हो जाएगा। पहले तो हम इन 6 ही मेंबरों को पढ़ेंगे और बाद में जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स, उनका क्लासिफिकेशन, थोड़े बहुत जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। और यूनिट 4 के अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है साइकस। इसकी स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले तो देखते हैं साइकस का क्लासिफिकेशन। साइकस का क्लासिफिकेशन आपको 2 पॉइंट और मेंशन कर देता हूं मैं। जो जिम्नोस्पर्म जो शब्द दिया गया था वह दिया गया था थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट के द्वारा। थियोफ्रेस्टस के द्वारा जिम्नोस्पर्म शब्द दिया गया था। और जो जिम्नोस्पर्म का जो अध्ययन है, जिम्नोस्पर्म का अध्ययन उसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी। तो आज हम स्टडी करेंगे साइकस का। तो साइकस का क्लासिफिकेशन देखना हो। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। साइकस के क्लासिफिकेशन, साइकस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब बीजीय पादप। अब जो स्पर्मेटोफाइटा मतलब इसके अंतर्गत समस्त बीजीय पादपों को रखा गया है।
इसके बाद सब डिवीजन के अंतर्गत आएंगे। तो सब डिवीजन क्या है साइकस का, जिम्नोस्पर्म। क्योंकि जो स्पर्मेटो डिवीजन है इसको दो सब डिवीजन में बांटा गया है, एक तो जिम्नोस्पर्म और सेकंड है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फल रहित पादपों को या अनावर्तबीजी पादपों को रखा गया है, एंजियोस्पर्म में आवर्तबीजी पादपों को रखा गया है। और साइकस क्या है, एक अनावर्तबीजी पादप है। तो सब डिवीजन कौन सा होगा इसका, जिम्नोस्पर्म होगा। इसके बाद साथ इसकी जो क्लास है वो क्या है, साइकेडोप्सिडा है। इसका जो ऑर्डर या गण है वो क्या है, साइकेडेलीज है। अब जो इसका जो एक गण है साइकेडेलीज, इसको किस नाम से जाना जाता है, साइकेडेल्स के नाम से भी जाना, साइकेड्स के नाम से भी जाना जाता है, साइकेड्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो साइकेडेलीज जो गण के मेंबर हैं इनकी उत्पत्ति हुई थी कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में। और किसके द्वारा हुई थी, सीड फंड्स। कार्बोनिफेरस काल में जो सीड फंड्स पाए जाते हैं या हम इसे कह सकते हैं साइकेडोफिली कैलीज के मेंबर, साइकेडोफिली कैलीज के मेंबर, उनसे इन साइकेडेलीज के मेंबर्स की या साइकेडेलीज जो गण है इसके मेंबर्स की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो मेसोजोइक काल है, मेसोजोइक काल, अब इसका भी एक युग है, मेसोजोइक काल का जो ट्राइसिक युग है, उसमें जो साइकेडेलीज के जो मेंबर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है या साइकेडेलीज के मेंबर का बाहुल्य पाया जाता है। इसी कारण साइकेडेलीज को साइकेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसकी फैमिली की स्टडी, फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी साइकेडेसी और जीनस है इसका साइकस। और साइकस की लगभग पूरे विश्व में 20 स्पीसीज प्रेजेंट है जिसमें 6 इंडिया में पाई जाती है। इसके बाद साइकस के अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, भाई साइकस के पादप कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे तो जो साइकस के पादप हैं इसके पूरे विश्व में ही इसकी 20 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से 6 इंडिया में है। और पूरे विश्व में भी कोई तो चीन में पाई जाती है, कोई ब्रह्मा के अंतर्गत पाई जाती है, कोई नेपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये मिलेगा। तो अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इसकी 20 स्पीसीज पाई जाती है पूरे विश्व में। और विश्व में भी चीन में, ब्रह्मा में, नेपाल में, वहाँ पर पाई जाती है। इनमें से जो 6 स्पीसीज है और कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया के अंदर पाई जाती है। अब जो 6 स्पीसीज है वैसे मैंने बता दिया इसकी केवल 20 ही स्पीसीज प्रेजेंट है। और 20 ही स्पीसीज होने के कारण जो साइकस है इसको जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है, जीवित जीवाश्म की संज्ञा या जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता। तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जो पूरे विश्व में प्रजातियां पाई जाती है उनका नंबर कितना है, 20। और इंडिया में कितनी पाई जाती है, उसमें से 6 प्रजातियां पाई जाती है जिसमें से 4 तो नेचुरल रूप से ग्रो होते हैं यहाँ पर और 2 केवल सजावटी पर्पज के लिए उगाया जाता है। और साइकस की केवल 20 प्रजातियां पाई जाने के कारण साइकस को किसकी संज्ञा दी गई है, जीवित व जीवाश्म या लिविंग फॉसिल की संज्ञा दी गई है। ऐसे ही जो गिंगो नामक प्लांट्स है इसकी भी केवल एक ही प्रजाति जीवित है, गिंगो बाइलोबा। इसी कारण जो गिंगो है इसको भी जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है।
तो क्वेश्चन ये आता है जिम्नोस्पर्म वाले पेपर से कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है। साइकस तथा यूनो को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इसके बाद जो इंडिया में जो पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं इनकी बात करें तो फर्स्ट प्रजाति है साइकस सर्सिनेलिस। ये इंडिया में कौन सी जगह पाई जाती है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और इसे जंगल का मदनमस्त फूल, हाथी का फूल या जंगल का फूल भी कहा जाता है, मतलब इस नाम से जाना जाता है साइकस सर्सिनेलिस को। कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है इसका? जंगल का मदनमस्त फूल, हाथी का फूल या जंगल का फूल भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो इंडिया में पाई जाने वाली सेकंड प्रजाति है वह है साइकस पेक्टिनेटा। यह पाई जाती है असम व मेघालय में और नेपाल में भी पाई जाती है। नेपाल में इसे थेकल के नाम से जाना जाता है। सेकंड है साइकस पेक्टिनेटा, असम मेघालय में पाई जाती है और नेपाल में थेकल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जो थर्ड प्रजाति है वह है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसे सेगो पाम या पाम फंड भी कहा जाता है। साइकस रिवोल्यूटा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे सेगो पाम या पाम फंड भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो छोटी प्रजाति है उसका नाम है साइकस बेडोमई। यह भी कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इसे पेरिटा नाम से जाना जाता है। पेरिटा नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? साइकस बेडोमई को। इसके बाद अगली प्रजाति है साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई यह पाई जाती है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद जो लास्ट प्रजाति है वह है साइकस सियामेंसिस। साइकस सियामेंसिस ये ऐसे भारत में ग्रो नहीं होते। साइकस सियामेंसिस इसे भारत के अंदर कहाँ से लाया गया है? चीन व ब्रह्मा से भारत में लाया गया है और केवल सजावटी पर्पज के लिए इसे भारत के गार्डन्स में उगाया जाता है। भारत में ग्रो नहीं होती, केवल जो सजावटी जो पर्पज है या सजावट के लिए इंडिया के गार्डन में इसे उगाया जाता है। तो दोबारा से देखते हैं इंडिया में पाई जाने वाली 6 प्रजातियों को। 6 में से 4 तो नेचुरली रूप से पाई जाती है, मतलब यहाँ के जंगलों में या कहीं पर भी ग्रो हो सकती है, परंतु जो 2 प्रजातियां हैं उनको केवल सजावटी पर्पज के लिए उगाया जाता है। और वो 2 कौन सी है? एक तो साइकस रिवोल्यूटा, एक साइकस सियामेंसिस। इनको सजावटी पर्पज के रूप में उगाया जाता है। और जो साइकस सर्सिनेलिस है, साइकस पेक्टिनेटा है, साइकस बेडोमई है और साइकस रम्फाई है, ये कहीं पर भी 0.5 जहाँ पर कंडीशन होगी वहाँ पर ग्रो हो सकती है। तो दोबारा से देखना, साइकस सर्सिनेलिस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे जंगल का मदनमस्त फूल, हाथी का फूल या जंगल का फूल कहा जाता है। अगली साइकस पेक्टिनेटा असम मेघालय में पाई जाती है, नेपाल में इसे थेकल के नाम से जाना जाता है। अगली है साइकस रिवोल्यूटा, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसे सेगो पाम या पाम फंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो साइकस रिवोल्यूटा है इसके तने से साबूदाना या स्टार्च बनाया जाता है, इसी कारण से सेगो पाम या पाम फंड कहा जाता है। अगली है साइकस बेडोमई, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसे पेरिटा के नाम से जाना जाता है।
अगली है साइकस रंपाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। साइकस यामेंसिस चीन या ब्रह्मा से लाया गया है, केवल सजावटी उपयोग के लिए या सजावटी पर्पज के लिए इंडिया के गार्डन्स में से उगाया जाता है। तो ये थी इंडिया में पाई जाने वाली 6 ही प्रजाति, जिनमें 4 नेचुरली रूप से उगाई जाती है और 2 सजावटी पर्पज के लिए उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकस की बाह्य संरचना की। तो जब साइकस का प्लांट बाह्य रूप से कैसे दिखाई देता है उसकी स्टडी करते हैं। तो जो साइकस के अगर पादप को देखें हम बाह्य रूप से, तो यह एक खजूर का जो पादप होता है या जो नारियल का जो पौधा होता है उसके समान दिखाई देता है। खजूर या नारियल के वृक्ष के समान दिखाई देता है और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वह होती है लगभग 1.5 से 3 मीटर तक। 1.5 से 3 मीटर तक। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? साइकस की बाह्य संरचना। साइकस स्पोरोफाइट की, साइकस स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। भाई साइकस का पादप बाह्य रूप से कैसे दिखाई देता है। तो अगर इसकी बाह्य संरचना की बात करें तो बाह्य संरचना में कैसे दिखाई देता है? खजूर के प्लांट की बात के समान या फिर जो नारियल का जो प्लांट होता है उसके समान यह दिखाई देता है। औसत ऊंचाई होती है इसकी 1.5 से 3 मीटर तक। परंतु जो इसकी एक प्रजाति है साइकस मीडिया और लगभग 6 से 7 मीटर तक ऊंची होती है या लंबाई की पाई जाती है। तो पहले इसकी बाह्य संरचना को अपन बनाते हैं। तो अगर साइकस के पादप की अगर बाह्य संरचना की हम बात करें तो इसका जो पादप काय होता है वह खजूर के पादप के समान या जो नारियल का जो वृक्ष है उसके समान या पामलाई दिखाई देता है। इसका जो एवरेज औसत ऊंचाई होती है वह होती है 1.5 से 3 मीटर तक होती है। परंतु साइकस रिवोल्यूटा की जो कुछ प्रजातियां हैं वह 3 से 4 मीटर तक भी पाई जाती है और साइकस जो मीडिया है इसकी सबसे लंबी प्रजाति है जो कि 6 से 7 मीटर तक लंबी पाई जाती है। और जो ये साइकस का जो पादप काय है ये कहाँ पर पाया जाता है? मरुद्भिद आवासों में या पानी की कमी वाले आवासों में पाए जाते हैं, क्योंकि जो समस्त जिम्नोस्पर्म जो पाए जाते हैं वो मरुद्भिद आवासों में या पानी की कमी वाले आवासों में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं? जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में जिम्नोस्पर्म की 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक तो एथेड्रा, एक वेलवेसिया। ये दोनों ही आपको रेगिस्तान में या थार डेजर्ट में या थार के मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगी। जबकि जो बाकी की जो प्रजातियां हैं वह कोल्ड डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हिमाचल वाले क्षेत्रों में वहाँ पर क्या है? बर्फीला क्षेत्र है और वहाँ पर आपको पाइनस की जैसी प्रजातियां वहाँ पर पाइनस की, सिड्रस, डियोड्रा ऐसी प्रजातियां वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है? पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इस कारण पादपों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण पादपों को फिजियोलॉजिकल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर भी डेजर्ट जैसी कंडीशन है तो वहाँ पर ये पाई जाती है। अगर इसके स्पोरोफाइट की बात करें तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो रूट, एक स्टेम और एक लीव्स या पत्तियां। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी जड़ों की। तो जो साइकस में जो रूट्स पाई जाती है, साइकस में 2 प्रकार की रूट्स पाई जाती है। एक तो नॉर्मल टेप रूट, नॉर्मल टेप रूट या सामान्य मूसला मूल, सामान्य मूसला मूल। और जो सेकंड है उसका नाम है कोरेलोइड रूट, कोरेलोइड रूट या प्रवालाभ जड़। तो साइकस में आपको 2 प्रकार
प्रकार की जड़ें देखने को मिलेगी, एक तो सामान्य मूसला मूल और एक प्रबलाभ जड़ या प्रबलाभ मूल। अब जो ये सामान्य मूसला मूल होती है, यह पादप में क्या काम आती है? ये पादप को नीचे की ओर स्थिरता प्रदान करेगी, क्योंकि ये गहराई में जाकर पादप को स्थिरता प्रदान करती है। और जो जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण किया जाएगा वह भी सामान्य मूसला मूल के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि ये कैसी है? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक नेचर की है, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती नीचे की ओर जा रही है, जिसके कारण पादप को एक तो स्थिरता प्रदान कर रही है और जल व खनिज लवणों के अवशोषण का भी कार्य कर रही है। तो फिर कोरेलाइड रूट्स का कार्य क्या है? भाई सब काम यही कर रही है, तो कोरेलाइड रूट्स क्या करेंगे? तो जो कोरेलाइड रूट्स होती है, ये जो इसका स्टेम होता है, यहाँ पर सोयल के ऊपर यहाँ पर ऐसी द्विभाजिक शाखित रूप में यह पाई जाती है, और इन पे क्या होता है? कुछ न कुछ स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं या छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स या वात रंध्र। जो आपको ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स या वात रंध्र या वायुकोश, जिनके माध्यम से क्या करती है? गैसीय विनिमय में सहायता प्रदान करती है। ये वायुकोश क्या कार्य करते हैं? इसको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, जिसके कारण ये क्या करती है? शोषण का कार्य करती है। गैसों का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? शोषण का कार्य करते हैं। तो लेंटिसेल्स की प्रेजेंस के कारण ये क्या कार्य करेगी? शोषण का कार्य करती है, जबकि जो नॉर्मल टैप रूट होती है वो शोषण का कार्य नहीं करती। एक अंतर तो ये हुआ इसमें, और दूसरा अंतर क्या है? कोरेलॉइड रूट जमीन की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, मतलब नेगेटिवली जियोट्रोपिक नेचर की है, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती नहीं है, जबकि जो नॉर्मल टैप रूट है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। इसके अलावा जो कोरेलॉइड रूट्स होती है, इन कोरेलॉइड रूट्स के अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो इन कोरेलॉइड रूट्स का जो कोर्टेक्स वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ ब्लू ग्रीन एलगी, नील हरी शैवाल जैसे एनाबिना, साइकेडी, नोस्टो, पंक्टिफोर्मी और ओसिलेटोरिया जैसे शैवाल इसके कोर्टेक्स वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये क्या कार्य करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो कोरेलॉइड रूट में क्या क्षमता पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एलगी की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। और जो कोरेलॉइड रूट्स आपने देख रहे हो यहाँ पर, ये बार-बार रूप से द्विभाजिक शाखित दिखाई देती है, मतलब इसमें बार-बार रूप से द्विभाजिक शाखित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि सामान्य मूसला मूल में नहीं पाई जाती है। और एक अंतर क्या है इनमें? जो प्रबलाभ जो जड़ें हैं वह बार-बार रूप से द्विभाजिक शाखित होकर किसका निर्माण करते हैं? ऐसे गुच्छे समान संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें प्रबलाभ गुच्छे कहा जाता है। तो ये थी इसकी जड़। इसके बाद इसका जो पादप का है, रूट्स के अलावा कौन सा सिस्टम पाया जाता है? इसमें स्टेम वाला पाया जाता है। जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? इसमें बेलनाकार होता है और लंबा तथा बेलनाकार होता है। प्रारंभिक अवस्था में जब पादप न्यू पादप होता है, जब तो ये जमीन के अंदर धसा हुआ रहता है, परंतु कुछ समय पश्चात जब ये 2 या 4 साल का हो जाता है, तब इसका जो स्टेम होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है एपिकल ग्रोथ की वजह से। और इसका जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर आपाती पर्णाधार पाए जाते हैं। आपाती पर्णाधार मतलब जो पले जो यहाँ पर जो पत्तियां लगी हुई है वो पले नीचे की ओर थी, जैसे जैसे ये बड़ा होता गया इसकी पत्तियां नीचे से झड़ती गई, जिसके कारण इसके जो पर्णों के जो पर्ण के आधार वाले पोर्शन थे वो स्टेम पर ही जुड़े रह गए, जो काष्ठीय प्रवृत्ति के हो गए, जिन्हें आपाती पर्णाधार या पेरिस्टेम लीफ बेस कहा जाता है। और ये जो आपाती पर्णाधार है, इसमें जो पर्ण पाई जाती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रकाश संश्लेषी पर्ण, एक सल्क पर्ण। और
प्रकाश संश्लेषी पर्ण और सल्क पर्ण दोनों एकांतर क्रम में उपस्थित होती है, जिसके कारण जो पर्णाधार पाए जाएंगे वह भी दोनों के ही पाए जाएंगे। जो सल्क पर्ण के होंगे वह काफी हल्के होंगे और भूरे रंग के होंगे, जबकि जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण के होंगे वह काफी गहरे रंग के तथा बड़े बड़े होंगे। और इसके ऊपर एपिकल सेल्स पाई जाती है जो कि इसकी लंबवत वृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। अब क्या होता है, इसमें जो साइकस है वह डायोसियस नेचर का होता है। डायोसियस का मतलब एक लिंगाशय। एक लिंगाशय मतलब इसका जो नर पादप होगा वह अलग होगा और जो मादा पादप होगा वह अलग होगा। डायोसियस का मतलब एक लिंगाशय, एक प्लांट पर केवल एक ही लिंग प्रेजेंट होगा, नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। अब जो इसका जो नर पादप है उस नर पादप में क्या होता है, सिम्पोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। सिम्पोडियल सिम्पोडियल या संधितापसी वृद्धि। सिम्पोडियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए अगर इसकी जो एपिकल सेल्स है यहाँ पर या जो इसका एपिकल मेरिस्टेम है वह किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गया तो यहाँ से दो तने निकलेंगे और उनकी भी एक एपिकल सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वापस से दो तने और निकल जाएंगे, मतलब इसमें ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है। जबकि जो मादा पादप होता है उसमें मोनोपोडियल ग्रोथ पाई जाती है। मोनोपोडियल मतलब कभी भी इसका जो स्टेम होगा वो शाखित नहीं होगा। अब जो एक लिंगाशय है तो जो नर पादप होगा उसके ऊपर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और लघु बीजाणु किनके अंदर बनेंगे, लघु बीजाणु दानियों के अंदर बनेंगे। लघु बीजाणु दानियां किसके अंदर होगी, लघु बीजाणु पर्ण के अंदर होगी। और जो साइकस के पादप की जो लघु बीजाणु पर्ण है वह आपस में कॉम्पैक्ट होकर एक समूह बनाकर मेल कोन का निर्माण कर देती है। तो मेल प्लांट के अंदर क्या पाया जाएगा, इसमें मेल कोन पाया जाएगा। जबकि जो इसका मादा पादप है उसमें गुरु बीजाणु पर्ण काफी दूर दूर व्यवस्थित होती है, जिसके कारण वह कॉम्पैक्ट होकर मादा शंकु का या फीमेल कोन का निर्माण नहीं कर सकती। तो साइकस का जो फीमेल प्लांट होता है उसमें फीमेल शंकु या फीमेल कोन नहीं पाया जाता। तो ये थी इसके स्टेम के बारे में। अब इसके स्टेम के बाद इसकी पत्तियों की बात करते हैं हम। तो इसकी जो पत्तियां होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, और दूसरी है सल्कपर्ण। अब जो सल्कपर्ण होती है ये कैसी होती है, भूरे रंग की होती है तथा त्रिकोणाकार आकृति की, ऐसे त्रिकोणाकार आकृति की पाई जाती है तथा स्टेम पर प्रकाश संश्लेषी पर्ण के एकांतर क्रम में पाई जाती है। इनका कार्य क्या है, जो पादप की जो नवीन संरचनाएं हैं जैसे मेलकोन है या इस पर यहाँ पर जो इसका शूट एपिकल मेरिस्टेम है या शीर्षस्थ मेरिस्टेम है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, सल्कपर्ण के द्वारा किया जाएगा। कैसे रंग की है, भूरे रंग की है, त्रिकोणाकार आकृति की है और पादप की नवीन संरचनाओं को संरक्षण या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हम प्रकाश संश्लेषी पत्तियों की बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषी जो पत्तियां होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, पादप के शीर्षस्थ भाग पर एक मुकुट समान संरचना के रूप में या क्राउन के रूप में व्यवस्थित होती है। जैसे खजूर के पादप में होती है केवल शीर्षस्थ भाग पर ही होती है, ऐसे ही ये शीर्षस्थ भाग पर एक सर्पिलाकार रूप में अनंत होती है। और ये पत्तियां कैसी हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार मतलब इसमें एक तो रेकिस होगा और इसके दोनों ओर ऐसे पन्नक लगे हुए होंगे और इन पन्नकों की संख्या लगभग कैसी होगी, कितनी होगी, 80 से 100 पन्नक होंगे। ये तो क्या होगा, एक रेकिस और इसके दोनों ओर क्या होंगे, पन्नक। एक तो होगा रेकिस और इसके चारों ओर
लेट लगे होंगे, इनकी संख्या 80 से 100 होगी। मतलब कैसे प्रकार की है, इच्छाकार संयुक्त प्रकार की। जैसे सिंपल फंड कैसी होती है, ऐसी होती है। ये तो सिंपल फंड है और इस प्रकार की फंड है, मतलब जो इसका जो मिड वाला पोर्शन है वो तो ऐसा ही रह जाएगा और इसका जो लेना वाला पोर्शन है इसे बारंबार रूप से बढ़ जाएगा फंडों के रूप में, तो वह इच्छाकार संयुक्त फंड बन जाएगी। डेवलपमेंट के दौरान ऐसा ही होता है। तो ये थी साइटस के पादप की बाह्य संरचना या इसका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्पोर्स बनेंगे, लघु बीजाणु भी बनेंगे और गुरु बीजाणु भी बनेंगे, इसी कारण इसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो दोबारा से देखना आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो साइटस का क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में डिवीजन स्पर्मेटोफाइट था, क्योंकि इसमें बीजे पादपों को रखा गया है, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म। फिर साइकेडोप्सिडा इसकी क्लास थी। उसके बाद साइकेडेलीज इसका ऑर्डर था, जिससे साइकेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके फैमिली है साइकेडेसी और जीनस है साइकस। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हमने क्या देखा कि इसकी पूरे विश्व में 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 6 इंडिया में मिलती है और 6 में से 4 तो नेचुरली रूप से ग्रो होती है और 2 को केवल सजावटी पर्पज के लिए उगाया जाता है। सजावटी पर्पज के लिए किन्हें उगाया जाता है, एक तो साइकस इन्वोल्यूटा को, एक साइकस सियामेंसिस। तो साइकस सियामेंसिस इंडिया में नहीं पाई जाती, केवल सजावटी पर्पज के लिए चीन तथा ब्रह्मा से लाया जाता है। साइकस पेक्टिनेटा को क्या कहा जाता है, असम मेघालय में पाई जाती है, नेपाल में से टेकस के नाम से जाना जाता है। साइकस सर्सिनेलिस कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जंगल का मदनमस्त फूल या आती का फूल या जंगल का फूल कहा जाता है। तो ये थी साइकस का डिस्ट्रीब्यूशन, साइकस की क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसकी बाह्य संरचना को हमने देखा, जिसमें इसके जो रूट्स हैं, स्टेम है, इसकी लीफ है, इनके बारे में हमने देखा। इसके बाद हम साइकस की आंतरिक संरचना का स्टडी करेंगे। साइकस की आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना में भी किस किस की स्टडी करना है हमें, एक तो इसके जड़ों की आंतरिक संरचना को देखना है, इसकी पत्तियों की आंतरिक संरचना को देखना है और इसके तने की आंतरिक संरचना को देखना है। जड़ें भी 2 प्रकार की हैं, एक तो सामान्य जड़ों की आंतरिक संरचना और एक कोरेलॉइड रूट की या प्रबलाभ जड़ों की आंतरिक संरचना को देखना है। और जो सामान्य जड़ों में क्या होता है, इन सामान्य जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, वो भी हमें करवानी है या उसके लिए हमें स्टडी करनी है। जबकि जो प्रबलाभ जड़ें हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है या पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार पत्तियों की भी आंतरिक संरचना को देखना है। तो पत्तियां किस प्रकार की थी, संयुक्त वृक्षाकार थी। तो संयुक्त वृक्षाकार में हमें क्या देखना है, एक तो इसका जो रेखिस वाला पोर्शन है उसकी भी आंतरिक संरचना या इसकी भी टीएस काटना है और इसका जो पर्णक वाला पोर्शन है इसकी भी हमें टीएस काटनी है। पढ़ने में भी ये देखना है, इसके पास गले की आंतरिक संरचना देखनी है और तने में द्वितीयक वृद्धि को स्टडी करना है। इनका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।